सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी, आपकी अपनी एजुकेटर स्वाति यादव। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th ह्यूमैनिटीज़ की वर्ल्ड पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। अब आप बोलेंगे इसमें तो न्यू सेंटर ऑफ पावर भी लिखा हुआ है। ये न्यू सिलेबस में दिया गया है। देखिए, जब हमने टर्म 1 का सिलेबस पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि हमारे 2 चैप्टर आ रहे थे। एक था द कोल्ड वॉर एरा, दूसरा था द एंड ऑफ बाइपोलरिटी एंड यूएस हेजमनी के भी कुछ टॉपिक उसमें आ रहे थे। ठीक, कुछ टॉपिक ऑफ यूएस हेजमनी आ रहे थे। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, जो चैप्टर नंबर 3 था यूएस हेजमनी, उसको कर दिया गया है डिलीट, और उसके जो कुछ टॉपिक्स थे, जो मेन टॉपिक्स थे, उनको उठा के ऐड कर दिया गया है एंड ऑफ बाइपोलरिटी में। ठीक, अब एज पर न्यू सिलेबस जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो हो गया है न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब ये जो नया सिलेबस है ये न्यू बुक्स में प्रिंट होके आएगा। ठीक, आई होप अब इसके बाद आप लोग इन दोनों के नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो लेक्चर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। देखिए, इसमें हमें पढ़ना है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ, यानी जो छोटी छोटी पावर्स राइज होके आई हैं उनके बारे में। आपको याद हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड ने हमें 2 सुपर पावर्स का राइज देखने को मिला था। एक थी यूएसए, दूसरी थी यूएसएसआर। ठीक, ये 2 सुपर पावर्स का राइज देखने को मिला था। ठीक, हमने क्या देखा, इन दोनों सुपर पावर्स ने अपने एलियंसेस बनाए थे। ठीक, दोनों ने ही अपने एलियंसेस बनाए। इसने बनाया था नाटो, सियाटो, सेंटो। इसने बनाया था वॉर्सो पैक्ट। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुई थी? एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में। ठीक, अब इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, इन दोनों के बीच में रेबलरीज चल रही थी। एक कोई एक्शन लेता था, दूसरा उसका रिएक्शन देने के लिए तैयार रहता था। लेकिन क्या होता है, 1991 में यूएसएसआर जो था वो हो जाता है डिसइंटीग्रेट। ठीक, तब किसकी गवर्नमेंट होती है? मिखेल गोर्बाचेव की। यूएसएसआर में गवर्नमेंट होती है मिखेल गोर्बाचेव की। तो यूएसएसआर हो जाता है डिसइंटीग्रेट। अब जो वर्ल्ड बाइपोलैरिटी में जी रहा था, यानी 2 सुपर पावर्स के बीच में सरवाइव कर रहा था, अब वो वर्ल्ड सरवाइव करने लगता है एक ही सुपर पावर के बीच में, जो कि बन जाती है हमारी यूएस। अब जब यूएस अकेला रह गया तो वो लोगों के बीच में अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी, और यूएस ने ऐसा ही किया। ठीक, अब हमारा जो वर्ल्ड था वो हो चुका था यूनिपोलर। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 यूएस हेजमनी का कुछ टॉपिक पढ़े हों तो उसके थ्रू आपको पता चला होगा कि यूएस ने कैसे अपना दबदबा बनाया था। तो इस डोमेन को या डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए छोटी छोटी पावर्स को राइज होना पड़ा। ठीक, और वो इतनी पावरफुल हो गई कि वो यूएस के डोमिनेंस को काउंटर करने लगी। ठीक, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इनके पास्ट प्रेजेंट के बारे में देखेंगे, कैसे ये जो छोटी छोटी पावर्स हैं वो राइज हुई, कैसे आज की वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना पार्ट दे रही हैं। हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो लेक्चर को। तो देखिए, वो पावर्स कौन कौन सी थी। एक थी यूरोपियन यूनियन, दूसरी थी एशियन, तीसरी थी चाइना, और इसके साथ साथ इंडिया का तो रोल पढ़ना कॉमन है ही। जब हमने कोल्ड वॉर एरा पढ़ा था तब हमने देखा था कि इस एरा का इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जब हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ा था तो हमने देखा था कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक, तो वैसे ही हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जब ये अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर राइज हो रहे हैं तो इन सब चीज़ों का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस टाइम इंडिया क्या एक्शन ले रहा है। ठीक, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। देखिए, यूरोपियन यूनियन से समझ में आ रहा है कि ये जो यूरोपियन है वो बनी होगी यूरोप में। ठीक, और ये किसने बनाई होगी? ऑब्वियसली यूरोप के नेशंस ने। ठीक, आपको आई होप आपको पता होंगे कि यूरोप में कितने नेशन हैं। टोटल नंबर ऑफ नेशन आई होप आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए। ठीक, फिर एक बना एशियन। एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक, तो इसका फॉर्मेशन हुआ एशिया में। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में। चाइना के बारे में क्यों पढ़ेंगे? अगर हम आज का टाइम देखें
तो चाइना के ऑलमोस्ट उसकी हर एक नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, ऑलमोस्ट उसकी हर एक नेबरिंग कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। और अगर नहीं भी है तो वो एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना के तैयार करता है, उसके साथ अपना बॉर्डर डिस्प्यूट तैयार कर लेता है। ठीक, तो हम देखेंगे कि चाइना ये जो कर रहा है तो उसके पास ये इतनी पावर कैसे आई, कैसे वो राइज कर रहा है धीमे धीमे, कैसे वो लोगों के बीच में अपना, कैसे वो कंट्रीज़ के बीच में अपना डोमिनेंस बना रहा है। तो इसमें हम चाइना का भी रोल देखेंगे। ठीक, और इंडिया के ऊपर हम इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, यूरोपियन यूनियन। ठीक, तो देखो मैं बता रही हूँ आप प्लीज़ टाइमलाइन वगैरह याद रखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई, कब एंड हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई, कब एंड हुई, और आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी। तो हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक ब्लैंक पेज पे दे रही हूँ, फिर अपने नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ, यूरोप की जो इकोनॉमिक जो थी वो बहुत ही चली गई डाउन। ठीक, और यूरोप की जो पॉलिटिकल पावर थी वो भी बहुत डाउन चली गई, मिलिट्री लाइफ का, पीपल लाइफ का बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ। अब इन तीनों चीज़ों को रिवाइव करने के लिए, यूरोप को लेना था स्टैंड। अब यूरोप के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो उसके जो ओल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओल्ड राइवलरीज हैं, जैसे वो जीता आ रहा है वैसे ही जिए, या वो दोबारा से एक न्यू प्रिंसिपल अपने लिए, न्यू ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्मेशन करे। तो यूरोप ने क्या किया, यूरोप को अब नए प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्मेशन के लिए उसको चाहिए था इकोनॉमिक एड, जो कि प्रोवाइड किया यूएसए ने। अब आप पूछोगे यूएसए ने क्यों किया। देखिए, आपको याद हो फॉर्मेशन ऑफ बर्लिन वॉल। ठीक, हमने बर्लिन वॉल का फॉर्मेशन देखा था। ठीक, नहीं याद है तो मैं एक छोटा सा रिकैप दे रही हूँ आपको। बर्लिन वॉल के फॉर्मेशन हमने देखा था कि पूरे यूरोप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था बर्लिन ने। बेसिकली बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी। एक बना दिया था वेस्ट यूरोप, एक बना दिया था ईस्ट यूरोप। जो वेस्ट यूरोप था उस पर डोमिनेंस शो करता था यूएसए। ठीक, वो यूएसए के अलायंस के अंडर में था। जो ईस्ट यूरोप है, ये मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, जो आप पीछे टॉपिक में पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो आपने लास्ट के 2 चैप्टर में पढ़ा होगा। जो ईस्ट यूरोप था वो था यूएसएसआर के अंडर। ठीक, तो अब यूएसए ने जब देखा कि जो वेस्टर्न यूरोप की, बेसिकली पूरा टॉपिक यूरोपियन यूनियन का स्टार्ट होता है वेस्टर्न यूरोप से, तो वो हेल्प भी वेस्टर्न यूरोप को ही देगा। जब वेस्टर्न यूरोप यूएसए के अंडर में, तो वो इकोनॉमिक एड भी उसको प्रोवाइड करेगा। बेसिकली एड का मतलब होता है हेल्प करना। ठीक, तो वो वेस्टर्न यूरोप को हेल्प देगा। तो हम वही देखेंगे कि कैसे यूरोप ने वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एजेंडा को राइज किया। ठीक, मिलिट्री को, इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया। स्टार्ट करते हैं। तो यूएस ने ऐसा करने के लिए क्या किया, एक प्लान लाया। यूएस एक प्लान लेके आया जिसका नाम था मार्शल प्लान। और ये प्लान लेके आया वो 1948 में। उसने इस प्लान को 1948 में ड्राइव किया। ठीक, मार्शल प्लान के अंडर उसने यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत सारी कॉपरेशन बनाई। उनमें से एक अच्छी सी जो 1948 में ही कॉपरेशन बनी थी उसका नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक। इसके बारे में हमने नोट्स में लिख रखा है, जब हम नोट्स को पढ़ेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं उनको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बना 1948 में ही। यूरोप ने इसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाया। फिर उसके बाद यूरोप ने मिलिट्री सपोर्ट के लिए बनाया था 1949 में नाटो। नाटो तो पता ही होगा, 1949 में नाटो बनाया था। ठीक,
नाटो की फुल फॉर्म आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बता दूंगी। ठीक, 1949 में इसने ये बनाया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल सपोर्ट देने के लिए, ये मिलिट्री सपोर्ट था, पॉलिटिकल सपोर्ट देने के लिए यूरोप के लिए यूएसए ने बनाया काउंसिल ऑफ यूरोप, जहाँ पर यूरोप की कंट्रीज़ मिलके यूरोप के वेलफेयर के बारे में बात कर सकें, क्या पॉलिटिकल एजेंडा रख सकें। ठीक, काउंसिल ऑफ यूरोप का इस्टेब्लिशमेंट किया। फिर उसके बाद 1951 में, अभी यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, अभी हम वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को यूएसए जो मदद कर रहा है रिवाइव करने के लिए, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट होगा जब बर्लिन वॉल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। और बर्लिन वॉल का ब्रेकडाउन कब हुआ था? ये लो, बर्लिन वॉल का ब्रेकडाउन हुआ था 1989 में। अब मैंने आपको ब्रेकडाउन बता दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बर्लिन वॉल का फॉर्मेशन भी बताइएगा। ठीक, और ये कितनी लेंथ थी इसकी, इसके बारे में भी बताइएगा। ठीक, अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो 1989 में ये टूट जाएगी, बर्लिन वॉल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप की, जहाँ जो यूएसए के अंडर में थी, उसकी इकोनॉमी को यूएसए कैसे मदद कर रहा था रिवाइव करने के लिए। तो हमने देखा 1948 में वो मार्शल प्लान लेके आया, जिसके अंडर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। हमने देखा 1949 में मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए उसने नाटो का इस्टेब्लिशमेंट किया। 1949 में ही पॉलिटिकल सपोर्ट देने के लिए उसने काउंसिल ऑफ यूरोप का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप देखिए कि यूरोप के नेशन या यूरोप नेशन के जो सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के लिए क्या से क्या चीज़ अच्छी हो सकती है और क्या से क्या एजेंडा रखा जा सकता है। फिर उसके बाद आती है 1959, ये सब हम नोट्स में पढ़ेंगे, अभी हमने नोट्स बना रखे हैं, जहाँ साइन होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक, ट्रीटी ऑफ पेरिस को बेसिकली 6 नेशन साइन करते हैं। ठीक, उन 6 नेशन का नाम है बेल्जियम। आप इनको प्लीज़ मैप पे भी देख लीजिएगा, मैं मैप लगाना भूल गई हूँ, प्लीज़, तो मैं मैप आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको मैप चाहिए, तो मैं आपको मैप नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी और आपको याद करने की ट्रिक भी बता दूँगी। बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और था लग्जमबर्ग। ठीक, इन 6 नेशन ने इस ट्रीटी को साइन किया। बेसिकली इस ट्रीटी का एजेंडा क्या था? इस ट्रीटी का एजेंडा था यूरोपियन कोल एंड स्टील कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट। ठीक, यूरोप में यूरोपियन कोल एंड स्टील कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिशमेंट। ठीक, ये एजेंडा था ट्रीटी ऑफ पेरिस का। फिर उसके बाद ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम जो होती है वो साइन होती है 1957 में। इसको भी यही 6 नेशन साइन करते हैं। ठीक, अब मैं आपको इन 6 नेशन को एक शॉर्ट ट्रिक में याद करने का तरीका बताती हूँ। देखिए कैसे याद रख सकते हैं हम 6 नेशन को। बिग फ्रांस, लैंड, लग्जरी। ठीक, मतलब फ्रांस की कोई बड़ी सी लैंड है जहाँ पर लोग लग्जरी से रहते हैं, तो बी स्टैंड फॉर बेल्जियम, आई स्टैंड फॉर इटली, जी स्टैंड फॉर जर्मनी, फ्रांस स्टैंड फॉर फ्रांस, लैंड स्टैंड फॉर नीदरलैंड एंड लग्जरी स्टैंड फॉर लग्जमबर्ग। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। हमने ट्रीटी ऑफ रोम में क्या किया? हमने ट्रीटी ऑफ रोम में 2 कमिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक, हमने ट्रीटी ऑफ रोम में 2 कमिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया। बेसिकली ट्रीटी ऑफ पेरिस और ट्रीटी ऑफ रोम में जिन कॉरपोरेशन और कमिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उनका इनडायरेक्टली मोटो था यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करना। ठीक, हमने 2 कमिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया, एक था यूरेटम। ठीक, यूरेटम का मतलब है यूरोप एटमिक कमिटी, यूरोप एटमिक एनर्जी कमिटी। यूरेटम की फुल फॉर्म है यूरोप एटमिक कमिटी।
दूसरा हमने इस्टेब्लिशमेंट किया यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी। हमने 1948 में यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बनाया था। हमने 1957 में जब ट्रीटी ऑफ रोम साइन की तो हमने बेसिकली उसमें इस्टेब्लिशमेंट किया यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। हमने ट्रीटी ऑफ रोम में 2 कमिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक, एक ये थी, एक ये थी। अब यहाँ पर इतना आता क्या है, तो आपके करंट अफेयर के न्यूज़ के लिए बता दें, आपको अपडेट देने के लिए बता दें, यहाँ पर है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग एरिया जिसका नाम है रुर, ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा, या आप गूगल पे चेक भी कर लीजिएगा ये कौन से नंबर पे आता है, जिसका नाम है रुर, ठीक। तो इसको आइडिया देने के लिए कि कैसे हम कोल और स्टील का यूज़ कर सकते हैं। जब कोल और स्टील का यूज़ होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे और यूरोप की इकोनॉमी रिवाइव होगी, ठीक। तो ये था इसमें, तो ये एड दिए यूएसए ने वेस्टर्न यूरोप को रिवाइव करने में, वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के, ठीक। इसी के साथ अब हम अपने नोट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वहाँ से हम देखेंगे। ठीक, देखिए यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन 1945 में मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, जिसमें यूरोप की इकोनॉमी, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एजेंडा जो था वो बहुत ही डाउन चला गया और उसके पास 2 प्रिंसिपल थे, या तो वो अपने पुरानों मोटो के साथ जिए, जो उसका पुराना मोटो था, जैसे वो जीता आ रहा था लोगों के, अब आपसी लोगों के साथ राइवलरीज क्रिएट किया था, आप अपने आपस के ही नेशन में राइवलरीज की वैसे जिए, या वो यूरोप के लिए एक न्यू ऑब्जेक्टिव्स बनाए, प्रिंसिपल बनाए और उसकी इकोनॉमी और मिलिट्री और पॉलिटिकल एजेंडा को रिवाइव करने में मदद करे, ठीक। तो वही इसमें बताया गया है। इन 1945 द यूरोपियन अगेट्स वर इन इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड कन्फ्लिक्ट अबाउट एजप्शन एंड स्ट्रक्चर्स ऑन विच यूरोप हैज़ बीन फाउंडेड, ठीक। जिस बेस पे उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ यूरोप का, या तो वो वैसे ही जिए, ठीक, या वो अपने लिए एक नए पॉलिटिकल एजेंडास तैयार करे, नए प्रिंसिपल्स, मोटो, ऑब्जेक्टिव्स तैयार करे, ठीक। अब देखिए, नए प्रिंसिपल और मोटोस को तैयार करने के लिए उसको एड मतलब हेल्प भी चाहिए था, इकोनॉमिक हेल्प, तो उसकी जो इकोनॉमिक हेल्प की वो अमेरिका ने की। रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली हम यहाँ सिर्फ वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी के रिवाइव के बारे में पढ़ रहे हैं। अमेरिका एक्सटेंडेड ह्यूज फाइनेंशियल हेल्प टू रिवाइव यूरोप्स इकोनॉमी अंडर मार्शल प्लान। हमने देखा था 1948 में अमेरिका मार्शल प्लान लेके आता है, जिसके अंडर वो बहुत सारी, या हम कह सकते हैं एक कॉपरेशन, एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉपरेशन का सेटअप इस्टेब्लिशमेंट करता है, ठीक। अंडर मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड एड टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनकी इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करने के लिए यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन का सेटअप होता है। फिर 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप वॉज इस्टेब्लिश फॉर पॉलिटिकल कॉपरेशन। पॉलिटिकल कॉपरेशन के लिए वहाँ पर काउंसिल ऑफ यूरोप का इस्टेब्लिशमेंट होता है। और 1949 में ही मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर नाटो का भी फॉर्मेशन होता है। इन अप्रैल 1959, अभी हमने पढ़ा था, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी 6 नेशन के बीच में। याद करने का तरीका, विक, फ्रांस, लैंड, लग्जमबर्ग, ठीक। तो 6 नेशन के बीच में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि थे बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग, ठीक। ये साइन हुई थी इस ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत, या इस ट्रीटी ऑफ पेरिस के उसमें एक और कॉपरेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था जिसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ठीक। उसके बाद 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम साइन होती है। उस ट्रीटी ऑफ रोम को भी यही 6 नेशन साइन करते हैं, ठीक। यही बेल्जियम, नीदरलैंड, इटली, वेस्ट जर्मनी में, अगर आप बोलें तो पूरी जर्मनी नहीं, जर्मनी में कौन सा जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, क्योंकि यूरोप के अंडर में कौन सी जर्मनी का पार्ट था, यूरोप का कौन सा पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट था, ठीक। तो यहाँ पर 2 कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमेटी, जिसको हम नाम देते हैं यूरेटम, ठीक। ये हमने पढ़ा था अभी। फिर उसके बाद क्या होता है, 1973 में जब यूरोप की इकोनॉमी थोड़ी रिवाइव करने लगती है, पॉलिटिकल एजेंडाज अच्छे हो जाते हैं, मिलिट्री बेस स्ट्रांग होने लगता है, उसके बाद 1979 में यूके, आयरलैंड,
डेनमार्क, ये भी यूरोपियन कमिटीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, 1979 में फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन एंड क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। अब जब इतनी सारी कंट्रीज़ इन्हें ज्वाइन कर लेती हैं तो उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1979 में, और वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन भी होते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन 1985, अब देखिए 1985 में क्या होता है, सिंचन एग्रीमेंट। मैं इसको सिंचन पढ़ती हूँ, बेसिकली आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, सेंजन एग्रीमेंट बोलते हैं, लेकिन मैं अपने याद करने के कैप्शन के लिए इसको सिंचन एग्रीमेंट पढ़ती हूँ। सेंजन एग्रीमेंट एबॉलिश बॉर्डर कंट्रोल एमंग यूरोपियन कमिटी दैट इज़ फ्रॉम सिंगल पर्सन कैन एंटर अ मोस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। ठीक, देखिए इसके तहत क्या होती है कि अब मान लीजिए मैं गई फ्रांस घूमने, ठीक, मेरे पास फ्रांस का वीज़ा है। अब मुझे याद आया कि मेरा कोई फ्रेंड रहता है जर्मनी में, ठीक, अब मुझे उसके पास जर्मनी भी जाना है और मेरे पास टाइम है 2 दिन का। अब 2 दिन के अंदर जर्मनी का वीज़ा कैसे तैयार होगा? तो इन यूरोपियन नेशन में क्या है कि आपके पास किसी एक कंट्री का पासपोर्ट हो, आप उस पासपोर्ट की मदद से यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को घूम सकते हैं। ठीक, उस पासपोर्ट की मदद से आपको एकदम दूसरी कंट्री के लिए दूसरा पासपोर्ट नहीं बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ वही बात हो रही है कि यहाँ पर उन्होंने एबॉलिश ऑफ बॉर्डर कंट्रोल किया था। ठीक, बॉर्डर कंट्रोल्स जो भी थे उनको एबॉलिश कर दिया था। यहाँ पे वही बात हो रही है, देखिए एबॉलिश ऑफ बॉर्डर कंट्रोल। ठीक, एक ही वीज़ा से आप दूसरे और भी नेशंस में घूम सकते हैं। 1992, अब 1989 में बर्लिन वॉल का ब्रेकडाउन हो गया। अब ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप एक हो गए। तो 1992 में क्या होती है, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट साइन होती है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, मैं इसको स्टार मार्क कर ले रही हूँ। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट साइन होती है जिसके तहत यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक, अब यूरोपियन यूनियन में कितने नेशन हो गए, 28। ठीक, अब यूरोपियन यूनियन में हो गए 28 नेशन। फिर 2016 में क्या होता है, ब्रिटेन एग्जिट। ये बहुत ही न्यूज़ में रहा था, अगर आप लोगों को याद हो, टर्म्स एज ब्रेग्जिट, तो इसी को ब्रेग्जिट बोला गया। 51.9% मेजॉरिटी के साथ ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। बेसिकली यहाँ पर प्लेबिसाइट करवाया गया था। प्लेबिसाइट का मतलब कि लोगों की राय ली गई थी, क्या हम यूरोपियन यूनियन को छोड़ें या उसको हम ज्वाइन किए रहें। ठीक, तो वही 2016 में ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को एग्जिट कर दिया था। उसके बाद अब यूरोपियन यूनियन में कितने नेशन हैं, अब यूरोपियन यूनियन में नेशन है 27। प्रेजेंट में अगर यूरोपियन यूनियन के नेशन की बात की जाए आफ्टर 2016, तो अब उसके पास हैं 27 नेशन। बिफोर 2016 तब थे उसके पास 28 नेशन, और जो 28th नेशन था जिसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था वो था क्रोएटिया। अब आप मुझे बताइएगा ये क्रोएटिया किस कंट्री के ब्रेकडाउन होने से बना था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक, फिर क्या होता है 2002 में, अब यूरोपियन यूनियन जो थी वो स्ट्रांग हो रही थी। ठीक, लोगों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्रिकल एजेंडा एक हो रहे थे, तो उन्होंने कॉमन करेंसी यूरो को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें यूरोपियन यूनियन की 12 कंट्रीज़ ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ठीक, एडॉप्ट भी कर लिया। फिर 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज़ भी मिलता है। ठीक, ये था यूरोपियन यूनियन के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं, ऐसा नहीं था कि हर यूरोप की कंट्री ने इसको ज्वाइन कर लिया, इसका एक्सेप्शन भी हम देखते हैं कि डेनमार्क और स्वीडन ने ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट पे साइन करने के लिए मना कर दिया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमें शो करता है कि यूरोपियन यूनियन को नेशंस को ज्वाइन करने के बाद उसकी सॉवरेनिटी और उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स एंड रेगुलेशन है उन पे कोई हार्म नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो बेसिकली किसी भी कंट्री को सुपर पावर होने के लिए क्या चाहिए, आपने यूएसए और यूएसएसआर को देख के क्या सीखा कि किसी भी कंट्री को सुपर पावर होने के लिए क्या चाहिए, एक उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरी उसका मिलिट्री सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए, एंड तीसरा उसकी पॉलिटिकल एजेंडाज स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक,
तो वैसा ही था। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, इन तीनों चीज़ों पे ही बहुत अच्छे से काम किया और वो इन तीनों चीज़ों की मदद से अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने लगा। देखिए, इकोनॉमिक सपोर्ट में बताया जा रहा है द ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, यहाँ शॉर्ट में लिखा है, देखिए, द यूरोपियन यूनियन हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस। ठीक, यूएस के बाद विद जीडीपी ऑफ मोर देन, यहाँ मोर नहीं होगा, मोर होगा, मोर देन $17 ट्रिलियन इन 2016 में देखा गया कि यूरोपियन यूनियन के पास वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हुई। ठीक, अब इतनी ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, यूरो कैन बी थ्रेट टू डोमिनेंस यूएस डॉलर। अब यूरो जो करेंसी 2002 में यूरोपियन यूनियन की 12 नेशंस ने अडॉप्टेड की थी, अब वो डॉलर को भी थ्रेट कर सकती है। इंटरनेशनल डॉलर को हम इंटरनेशनल हॉट करेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक, डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में हम हॉट करेंसी के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल हॉट करेंसी, तो वो इसको भी थ्रेट कर सकती है। ठीक, इसका जो डोमिनेंस है उसको भी कम कर सकती है, उसको भी काउंटर कर सकती है। देखिए ना, ये वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी के रूप में यूरोपियन यूनियन इमर्ज होके आ रहा है। ठीक, EU's share of world trade is largest and it's give influence over neighboring countries। अब यूरोपियन नेशन है, ये वर्ल्ड ट्रेड में भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ठीक, हमने देखा था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका पार्ट है और इसका जो इन्फ्लुएंस है उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ पे भी पड़ रहा है। इट फंक्शन एज अ इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इतने ज़्यादा यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, रूर का हमने देखा था, हमने इतनी सारी कॉपरेशन बनाई, वो धीमे धीमे इनको इकोनॉमिक सपोर्ट दे रही हैं। हमने यूरोपियन कोल एंड स्टील कॉपरेशन देखा था, यहाँ सेटअप हुआ था। हमने यूरेटम का देखा था, यूरेटम के सेटअप से इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आए, मिलिट्री सपोर्ट स्ट्रांग हुआ, इनका मिलिट्री बेस स्ट्रांग हुआ। हमने देखा था यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन का सेटअपमेंट हुआ, कैसे यूरोप की इकोनॉमी को चलाएं। तो इन सब चीज़ों के तहत या इन सब चीज़ों को याद रखते हुए हम देख रहे हैं कि यूरोप की कैसी इकोनॉमी स्ट्रांग होती जा रही है। उसके बाद हम इसका देखते हैं पॉलिटिकल एजेंडा। बेसिकली हमने पॉलिटिकल एजेंडा में क्या पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ यूरोप का सेटअप हुआ था। ठीक, अब क्या हो रहा है पॉलिटिकल, अब प्रेजेंट की कंडीशन में देखते हैं कि अब ये बात प्रेजेंट की कंडीशन में चल रही है। देखिए, अब क्या हुआ, ब्रिटेन एंड फ्रांस फ्रॉम EU होल्ड सम परमानेंट सीट इन UNSC। ठीक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्रिटेन और फ्रांस के पास 2 परमानेंट सीट हैं एंड ऑल्सो होल्ड सम नॉन परमानेंट सीट टू। और यूरोपियन नेशन या यूरोप की जो नेशंस हैं वो UN में कुछ नॉन परमानेंट सीट्स और 2 परमानेंट सीट्स होल्ड करते हैं। देखिए, 2 परमानेंट सीट तो यूरोप में ही है। ठीक, अब इनके पास वीटो पावर भी होगी। अब ये किसी भी एजेंडा या बिल को गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक, दिस इनेबल्स टू इन्फ्लुएंस US पॉलिसीज लाइक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसकी मदद से जब US ने कोई बिल या सैंक्शन पास करवाने की कोशिश की होगी तो उसको इन्होंने इनेबल कर दिया, डिनाई कर दिया। उस सेक्शन पे अपनी मेजॉरिटी देने से इन्होंने डिनाई कर दिया। ठीक, इन्होंने अपनी वीटो पावर का यूज़ किया। इट यूजेस डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स केसेस। अब ये भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के केसेस में अपना एक हॉट रोल प्ले कर रहे हैं, एक मतलब एक अच्छा सा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हम इनका मिलिट्री सपोर्ट देखते हैं। मिलिट्री सपोर्ट में देखिए, यूरोपियन यूनियन हैज़ सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड। अब देखिए, इनके पास सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्स हो गई, इनके पॉलिटिकल एजेंडा भी बहुत स्ट्रॉन्ग, इनके पास UNSC की यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 2 सीट हैं और उनमें से उसके बाद इनके पास कुछ नॉन परमानेंट सीट भी हैं। अब देखिए, second largest armed forces in the world, Britain and France from EU has about 550 nuclear warheads। इनके पास 550 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। यूरोपियन नेशन हैज़ सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब ये स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी आ रही है। अब हम दूसरा एजेंडा इनका देखते हैं। ठीक, हम क्या देख रहे हैं,
यूरोपियन यूनियन मेंबर्स हैड देयर ओन डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि यूरोप के नेशंस ने अगर यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया तो उनकी सॉवेरेनिटी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स एंड रूल्स लिखे हुए हैं उनको कुछ हार्म हुआ नहीं। लोगों के पास अभी भी उनकी सॉवेरेनिटी का राइट है, ठीक। वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, अपने कंट्री मैटर पे वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक। तो वही इसके बारे में बात हुई है। अब इसका एग्जाम्पल दिखाया जाता है, जब हमने यूएस हेजिमनी में टॉपिक पढ़ा था इराक इन्वेजन, जहाँ इराक ने कुवैत पे इन्वेड कर लिया था, जिसको यूएन ने बहुत बार समझाया, इसके साथ बहुत सारी मीटिंग्स की गई, लेकिन ये ना समझे। तो यूएन ने बोला कि अब ये तमीज़ से नहीं माने हैं तो इनके लिए यूज़ की जाए मिलिट्री फोर्सेस, ठीक। मिलिट्री फोर्सेस में 70% से भी ज़्यादा जो मिलिट्री फोर्सेस थी वो थी यूएस की, और इसको सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन आगे आया, ठीक। ब्रिटेन ने अपनी फोर्सेस के साथ इनके साथ पार्टिसिपेट किया, ये पार्टिसन गलत लिखा है, पार्टिसिपेट किया, ठीक। लेकिन वहीं जर्मनी और फ्रांस ने मना कर दिया। उनका अभी भी यही मानना था, उनके अभी भी यही डिसीजन था कि यूएस को इराक को समझाना चाहिए, कामली रिएक्ट करना चाहिए, यूएन को इराक को एक मौका और देना चाहिए। तो ये इनकी सॉवेरेनिटी का एग्जाम्पल है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटेन पीएम मार्गरेट थैचर केप्ट यूके आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट। अब जो मार्गरेट थैचर हैं वो, उनका ये मैटर है कि वो यूरोप के मार्केट से यूके को अलग रख रहे हैं। अब यूके किसको कहते हैं देखिए, एक होता है ब्रिटेन, ब्रिटेन क्यों नहीं आया, ब्रिटेन पीएम आया, फिर यूके क्यों आया। एक होता है ग्रेट ब्रिटेन, और एक होता है यूके, ठीक। ब्रिटेन जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं इंग्लैंड को, ग्रेट ब्रिटेन जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड को, या प्लीज़ मैप पे देख लीजिएगा कहाँ पे कौन सी कंट्री लोकेटेड है, और वेल्स को। जब ये 3 नेशन कंबाइंड होते हैं, ठीक, तब हम उसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड हो, ठीक, और स्कॉटलैंड हो, और वेल्स हो, ठीक। और जो यूके बनता है वो बनता है जब स्कॉटलैंड हो, इंग्लैंड हो, जब वेल्स हो, ठीक, ये रहा वेल्स, स्कॉटलैंड हो, इंग्लैंड हो, जब वेल्स हो, और उसी के साथ साथ आयरलैंड हो। आयरलैंड का भी कौन सा पार्ट, नॉर्थर्न आयरलैंड, तो वो बन जाता है यूके, ठीक। अगर आपको लिखने में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे बता दे रही हूँ, जब ब्रिटेन की बात आती है तो ब्रिटेन का अकेले का मतलब होता है इंग्लैंड। जब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो वहाँ होता है इंग्लैंड। जब हम यूके की बात कर रहे हैं तो वहाँ होता है इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। आप चाहें तो इसको गूगल पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक। और जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ होता है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक। तब वहाँ ये होते हैं, और जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं तब वहाँ ये होते हैं, ठीक। तो समझ में आया कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर होता है। तो वहीं ब्रिटेन के पीएम ने यूके को यानी ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, स्कॉटलैंड को, नॉर्दर्न आयरलैंड को यूरोप के मार्केट से अलग कर रखा है, ठीक। वहीं डेनमार्क और स्वीडन को ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच पसंद नहीं आई, ठीक। उन्होंने यूरोपियन यूनियन का पार्ट होने से मना कर दिया। और इसी के साथ अभी हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच कब साइन हुई थी, 1992 में, ठीक। 1992 में ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच साइन हुई थी, जिसके बेस पे यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ था। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें दिखाया जा रहा है टाइटैनिक जो आइसबर्ग से टकराकर डूब रहा है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें यूरोपियन यूनियन की एक नाकाम कोशिश को दिखाया जा रहा है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं।
इन 2003 यानी 2003 में क्या होता है, यूरोपियन यूनियन, जितने भी यूरोपियन यूनियन में नेशन थे उनके साथ मिलकर एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ ऐसे एजेंडाज थे जो हर एक नेशन की जो पर्सनल उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके एजेंडा से मैच नहीं कर रहे थे, या हो सकता है वो उनकी सॉवरेनिटी को हार्म करने का कुछ उनमें हो, या हो सकता है उसमें जो भी आइडियाज़ वगैरह दिए गए हों वो कन्फ्लिक्टिंग हो। ठीक, दैट्स वाई ये जो 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की कोशिश थी ये नाकाम रही। ठीक, उसके बाद एक पिक्चर आपको और दिखाई दे रही होगी, ये है यूरोपियन यूनियन का फ्लैग। अब ये सब एक हो रहे हैं, मतलब इन्होंने कॉमन करेंसी अडॉप्ट कर ली, अब कॉमन फ्लैग अडॉप्ट कर लेंगे, कॉमन नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लेंगे, कॉमन आइडियोलॉजी होगी। कॉमन आइडियोलॉजी तो है ही, इनको इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट को रिवाइव करना है, मिलिट्री बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक, तो देखो इसमें बेसिकली क्या बताया जा रहा है, इस फ्लैग में 12 गोल्ड स्टार हैं। ठीक, ये जो सर्कल बना है इसमें 12 गोल्ड स्टार हैं। 12 गोल्ड स्टार ही क्यों लिए? ये 12 हैं। ठीक, 12 गोल्ड स्टार ही क्यों लिए? बिकॉज ट्रेडिशनली यूरोप में 12 जो नंबर है वो लकी माना जाता है। एक तरीके से बोलें, ट्रेडिशनली यूरोप में 12 जो नंबर है वो वहाँ का लकी नंबर माना जाता है। ठीक, इस नंबर को वो कंसीडर करते हैं सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस, यूनिटी। ठीक, सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी, कंप्लीटनेस और यूनिटी। ठीक, इसको अगर आप सिंपल ट्रिक से याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं CPU करके। ठीक, कंप्लीटनेस, परफेक्शन, यूनिटी, कि हमारे बीच में एकता है, हम संप्रभु हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। ठीक, हम लोग एक दूसरे के साथ सहमत हैं। सहमत होने का मतलब ये नहीं है कि हर एक एजेंडा पे सहमत है। हर एक कंट्री का, जैसा कि मैं आपको बताती जा रही हूँ, हर एक कंट्री का उनकी एक सोवेरेनिटी है जिसकी वो रिस्पेक्ट करके चलते हैं। यूरोपियन यूनियन को उसको रखना पड़ता है, उस एजेंडा को भी हर एक उसमें याद रखना पड़ता है। ठीक, इसी के साथ हमारा जो यूरोपियन यूनियन का वो है वो ख़त्म हो गया है। एक जल्दी से रिकैप लेते हैं, क्या से क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले पढ़ा वेस्टर्न यूरोप को रिवाइव करने के लिए यूएस ने एड दिया, जिसके लिए वो मार्शल प्लान लेके आया 1948 में। ठीक, उस मार्शल प्लान में हमने यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक, जिसको हम EEC कह रहे हैं। ठीक, ये जो प्लान था वो इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए आया। फिर एक आया मिलिट्री सपोर्ट के लिए, जिसमें हमने 1949 में नाटो का इस्टेब्लिशमेंट देखा। फिर आया एक पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए, जिसमें हमने काउंसिल ऑफ यूरोप का इस्टेब्लिशमेंट देखा, वो भी 1949 में। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, जिसको 6 बिग नेशन साइन करते हैं। मैंने आपको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है। बिग, फ्रांस, लैंड, लग्जमबर्ग। बिग यानी B स्टैंड फॉर बेल्जियम, I स्टैंड फॉर इटली, G स्टैंड फॉर जर्मनी, फ्रांस स्टैंड फॉर फ्रांस, एंड लैंड स्टैंड फॉर नीदरलैंड, एंड लग्जमबर्ग लग्जरी स्टैंड फॉर लग्जमबर्ग। ठीक, इसको साइन करते हैं। इस ट्रीटी ऑफ पेरिस में किसका इस्टेब्लिशमेंट होता है? इसमें यूरोपियन कोल और स्टील कॉरपोरेशन बनाया जाता है। बेसिकली इसका भी इनडायरेक्ट मोटो होता है कि ये यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। फिर ये हम इसके पास्ट वेस्टर्न यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हमने देखा कि 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम साइन होती है, जहाँ पर 2 कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट होता है, यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी और यूरेटम, यूरोपियन एटॉमिक कमेटी। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि UIAD यानी UK, आयरलैंड और डेनमार्क 1973 में, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी है UIAD, ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1979 यानी इसी के 6 साल बाद यहाँ यूरोपियन यूनियन के लिए पार्लियामेंट का सेटअप होता है। ठीक, पार्लियामेंट बनाई जाती है। 2002 में ये अपनी एक कॉमन करेंसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। 2012 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है। ठीक, और 2016 से पहले जब ब्रिटेन ने एग्जिट नहीं किया था, तब इनके पास 2016 से पहले तब इनके पास 28 नेशन थे, 28 नेशन थे। जब ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया तब वहाँ 27 बने। 28th नेशन जिसने ज्वाइन किया था उसका नाम था क्रोएशिया। ठीक, ब्रिटेन के एग्जिट करने को बोला गया ब्रेक्जिट।
ब्रिटेन ने कितनी मेजॉरिटी के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 51.9% मेजॉरिटी के साथ यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर दिया। ठीक, इन्होंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट में कंडीशन देखी, हमने पास्ट में पढ़ा कि कैसे ये राइज किया, हमने प्रेजेंट में कंडीशन देखी, हमने पढ़ा कि यूरोपियन यूनियन की जो इकॉनमी है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है, और जो हमने यूरो करेंसी जो अडॉप्ट की थी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट की हॉट करेंसी मानी जाती है डॉलर, तो उसको डोमिनेंस को थ्रेट करने की जो पावर है वो भी यूरो के पास में है। ठीक, इसकी वर्ल्ड, और हमने इसका मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट देखा था, हमने पॉलिटिकल सपोर्ट देखा कि इनका मन होगा तो ये यूएस की पॉलिसी का फेवर करेंगे, अगर इनको वो पॉलिसी अच्छी नहीं लगेंगी तो ये उन्हें मना भी कर देंगे। ठीक, इनके पास इतनी पावर है कि ये यूएस की पॉलिसी को मना भी कर सकते हैं। मिलिट्री सपोर्ट में देखा था तो हमने पता चला कि यूरोपियन यूनियन के पास वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री है। ठीक, और उसमें हमने फ्रांस और ब्रिटेन के न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था, एक क्वेश्चन ये भी था, क्या यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के बाद यूरोपियन नेशंस जो जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई मे भी इनकी सोवेरेनिटी हार्म होती है? बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि जो पीएम टोनी ब्लेयर थे उन्होंने इराक इन्वेजन पे यूएस का सपोर्ट किया, वहीं जर्मनी और फ्रांस ने नहीं किया। ठीक, और इन्होंने जो सपोर्ट किया उसको बोला गया कॉलिज्म ऑफ बिलिंग। ठीक, ब्रिटेन ने जो इराक इन्वेजन पे यूएस का सपोर्ट किया गया, जो कॉलिजन बनाया, ठीक, जो मिलिट्री भेजी कुवैत को फ्री कराने के लिए, उसको बोला गया कॉलिजन ऑफ बिलिंग। ठीक, ये मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, या ये नोट्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना भूल गई, सॉरी फॉर इट। कॉलिजन ऑफ बिलिंग। ठीक, फिर हमने देखा कि इनकी सॉवेरेनिटी का, हमने एग्जाम्पल हम इनकी सॉवेरेनिटी का देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर ब्रिटेन के जो पीएम थे उन्होंने यूके को यूरोप के मार्केट से अलग कर रखा है, और डेनमार्क और स्वीडन ने ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट साइन नहीं की थी। ठीक, इनकी किसी से भी जोर जबरदस्ती नहीं है। फिर हमने देखा कि इन्होंने 2003 में यानी 2003 में कोशिश की थी कि ये अपना एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, लेकिन वो नाकाम रही, बिकॉज इनके जो कंट्री, हर एक नेशन का जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके साथ वो सिमिलर नहीं कर रहा था। ठीक, उसके एजेंडास के साथ वो मैच नहीं हो रहा था, या हो सकता है उनके एजेंडास के साथ वो सेटिस्फाइंग ना हो। ठीक, फिर हमने देखा इनका एक फ्लैग भी है जिसमें 12 स्टार हैं। ठीक, 12 गोल्ड स्टार हैं। 12 गोल्ड स्टार ही क्यों हैं? क्योंकि 12 को लकी नंबर समझा जाता है। ठीक, अभी हमने शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी इसको याद करने की, CPU, कंप्लीटनेस, परफेक्शन और यूनिटी। ठीक, 12 को ये एकता, संप्रभुता और संप्रभुता का सिंबल समझते हैं। ठीक, कंप्लीटनेस, परफेक्शन एंड यूनिटी। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू